ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड और दिस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल एंड रेगुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी रूल एंड रेगुलेशन, दिस आल्सो कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रिक रूल और इट इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जितना इलेक्ट्रिशियन हो, कि जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कि जितना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में सपोज कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जो काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन को मानना जरूरी है। विदाउट रूल रेगुलेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सपोज कल कुछ एक्सीडेंट हुआ, और कल कुछ अनहोनी हो गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल रेगुलेशन बनाया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशन बनाया, द इंटरनेशनल कोड में ये रूल रेगुलेशन बनाया। दैट द रूल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल एंड दैट द कोड इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये एक क्वेश्चन एक मार्क हमेशा पूछता है। ये चैप्टर में आपको हमेशा एक और दो क्वेश्चन हमेशा आता है। इलेक्ट्रिसिटी रूल आपको बाउंड, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन है इलेक्ट्रिसिटी के में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी रूल 2009 की, 2004, 2003 की, 2004 अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। तो हम उसको कुछ इतना ज़्यादा हमको याद रखने की जरूरत नहीं है जितना आज ओपीटीसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज ओपीटीसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने कुछ रूल रेगुलेशन निकाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रूल 3073 टू 77 इसको बोलते हैं। अंडर ऐसे इंटरनेशनल कोड, एक कोड के अनुसार, और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार ये सारे कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर इन एलिजिबल टू बी इलेक्ट्रिशियन। आपको इलेक्ट्रिशियन, आप आगे इलेक्ट्रिशियन हो गए तो आपको वायरिंग करना है, कुछ भी काम करना है, इंडस्ट्रियल में कुछ काम करना है, तो आपको आपको ये रूल रेगुलेशन मानना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? रूल नंबर पहला क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिशियन ये रूल को मानना बाउंड है, और ये रूल को पढ़ना और जानना जरूरी है। दिस इज रूल नंबर वन। तो ऑल दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिसिटी रूल 73 टू लेकर 77, लगभग 25 और 27 रूल है। ये इतना रूल को आपको याद रखना है। पहला रूल क्या बोलता है? पहला बोलता है इलेक्ट्रिसिटी कोड। सेकंड क्या बोलता है? जितना इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, सपोज इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेयरिंग कोई भी नहीं कर सकता है। सपोज मेरे घर में मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग बुलाऊंगा, तो यह वो क्या बंदा, मिनिमम आईटीआई बंदा होना चाहिए। मिनिमम आईटीआई बंदा, दैट इज कॉल्ड द लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। कौन बोल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर वन बोल रहा है, बट टू बोल रहा है क्या है? तो द प्रॉपर द स्टूडेंट द बंदा और द पर्सन मस्ट बी हैव द लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन। उसके पास इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस होना जरूरी है। दिस नंबर वन पॉइंट। इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कैसे मिलेगा? वो आईटीआई बंदा होना चाहिए, फिर उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, तो उसके पास तब जाके वो वायरिंग कर पाएगा, बाय इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेयरिंग कर पाएगा। सपोज कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन ऐसे वायरिंग सीख लिया, कोई एथ पास बंदा है, कोई अनपढ़ लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे एक बंदे के पास रह रहे के काम सीख रहा है, काम सीखने के बाद वो वायरिंग कर रहा है। सो दिस इज नॉट अकाउंटेबल। समझ में आया? उसको हम नहीं ले सकते। उसको हम नहीं ले सकते। सपोज कुछ अनहोनी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, हु इज रेस्पॉन्सिबल? है ना, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सो दिस इलेक्ट्रिशियन, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन होना जरूरी है, नंबर वन पॉइंट। और रेगुलेशन नंबर टू। नंबर थ्री, सब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम प्लग सॉकेट यूज कर रहे हैं, स्विच यूज कर रहे हैं, और प्लग यूज कर रहे हैं, थ्री पिन यूज कर रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क होना जरूरी है। दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दैट इज आल्सो कॉल्ड आईसीआई मार्क, आईएसआई मार्क होना चाहिए। तो एक मार्क है जो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल करता है, आईएसआई मार्क होना जरूरी है। नंबर नंबर टू पॉइंट। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? आपको लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? जितना इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जितना सॉकेट हो, प्लग हो, आईएसआई मार्क होना जरूरी है। नंबर थ्री। नंबर फोर पॉइंट क्या है? सपोज आप बहुत सारे पॉइंट यूज कर रहे हो, वायरिंग कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे वायरिंग कर रहे हो, पंखा वायरिंग कर रहे हो, लाइट वायरिंग कर रहे हो, हाई पावर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, बहुत सारे यूज कर रहे हो घर में।
तो उसको क्या है, सब सर्किट में डिवाइड करना, डिफरेंट डिफरेंट सब सर्किट को यूज करना। डिफरेंट डिफरेंट सब सर्किट मतलब क्या है, तो व्हाट डू मीन बाय दिस सब सर्किट? सब सर्किट मतलब सर्किट क्या है, तो एनी इलेक्ट्रिकल apparatus बिकम ए क्लोज सर्किट, एक क्लोज नेटवर्क बनाता है, इसको बोलते हैं सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट। तो डिफरेंट डिफरेंट सब सर्किट होना चाहिए। सब सर्किट मतलब क्या है, एक ही सर्किट में सब लगा देंगे, हाई पावर एप्लीकेशन भी करेंगे, लाइटिंग एप्लीकेशन भी करेंगे, सब नहीं हो सकता। तो लाइटिंग के लिए अलग अलग सब सर्किट बनाना, हैवी पावर एप्लीकेशन का अलग सब सर्किट बनेगा, इसके लिए अलग बनाना, इसके लिए अलग भाई, इसको लेमन भाषा, इसके लिए अलग फीडर बनाना, इसके लिए अलग फीडर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल पंखा लाइटिंग के लिए एक अलग सर्किट होना चाहिए, हाई पावर एप्लीकेशन में 3 फेज सर्किट के लिए और कुछ ज्यादा एप्लीकेशन के लिए अलग सब सर्किट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट सब सर्किट यूज करके और वायरिंग आपको करना चाहिए। दिस इज द रूल नंबर 4। लाइटिंग एंड फैन एंड अदर फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन, लाइटिंग के लिए पंखा के लिए एक अलग सर्किट होना चाहिए, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए एक अलग सर्किट होना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 4, दिस इज रूल नंबर 4। ठीक है, देन हम चाहते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, एंड तो हम जितना हम करेंगे, लाइटिंग हो, फैन हो, वायरिंग करेंगे, कॉमन सब सर्किट जितना भी यूज करेंगे, नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स, एक 10 पॉइंट्स को लेके, 10 पॉइंट चाहे पंखा का पॉइंट हो, पॉइंट क्या है, एक स्विच स्टेट राज एक पॉइंट, एक स्विच का पॉइंट है और एक 3 फेज सर्किट का पॉइंट, दिस को पॉइंट। तो पॉइंट नॉट देन मोर देन बाय एक ही सपोज एक बोर्ड में लगा है, दिस इज 1 पॉइंट एक बोर्ड में। तो 10 पॉइंट नॉट मोर देन should not have the more than 10 points the fan and light and 5 पे सेकंड आउटलेट। समझ में आ रहा? तो कोई भी एक पॉइंट में, कोई भी एक 10 पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई एक सर्किट में 10 पॉइंट नहीं होना चाहिए, चाहे लाइटिंग हो कि पंखा हो कि 5 एम्पियर का सर्किट लगा हुआ है उसमें, तो 10 पॉइंट में एक सब सर्किट होना चाहिए, नॉट मोर देन। आप 12-15 पॉइंट को लेकर के सब सर्किट बनाओगे नहीं, ये गवर्नमेंट बोल रहा है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या बोल रहा है, 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कोई भी एक सब सर्किट बनाओ वो 10 पॉइंट के अंदर लिमिट होना चाहिए, 10 पॉइंट के अंदर लिमिट होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी रूल पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, सपोज सब सर्किट आप यूज कर रहे हो, नॉट एक्सीडिंग पावर कंजप्शन 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर कंजप्शन बा द लोड ऑफ द सब सर्किट लोड जो होगा 800 वाट से मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब 800 वाट्स तक हम जा सकते हैं, 800 वाट्स तक अला 800 वाट, व्हाट द वाट द यूनिट द पावर, तो 800 वाट 800 वाट तक, नॉट एक्सीडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, विथ इन 800 वाट तक हमको रखना चाहिए। कोई भी एक लोड हो, कोई सब सर्किट का जो पावर कंज्यूम लोड हो 800 800 वाट तक होना चाहिए। जैसे रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है ना, सब सर्किट यूज फॉर पावर एप्लीकेशन शुड नॉट हैव मोर देन 2 आउटलेट्स and the load of the sub circuit must not exceeding 3000 वाट। समझे, सपोज कोई मोर देन 2 आउटलेट हो गया कि सब सर्किट फॉर सपोज पावर एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ये क्या है, लाइटिंग लोड के लिए कोई भी सब सर्किट का लाइटिंग लोड 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही सब सर्किट का। ठीक है, चाहे सब सर्किट में, और पॉइंट कितना होना चाहिए, 10 तक होना चाहिए पॉइंट, और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड बोल रहा है, बाय नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल रेगुलेशन बोल रहा है हमको। और क्या बोल रहा है, सपोज कोई पावर एप्लीकेशन के लिए आप एक सब सर्किट बनाया, एक सब सर्किट बनाया, तो उसका सपोज मोर देन 2 आउटलेट है, मोर देन 2 आउटलेट्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 आउटलेट होना चाहिए। सपोज 2 आउटलेट हो गया, लेकिन उसका जो पावर एक्सीडिंग कैपेसिटी है बा लोड 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस रूल रेगुलेशन 7 याद रहा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट को आपको नोट बना के पूरा इसको याद रखना जरूरी है। देन पॉइंट नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 8, सपोज कोई आपका बड़ा एक शॉप है, कोई मॉल है, कोई कारपेट है कि टेरेस है, उनके लिए आ, एक एक्सटर्नल लाइटिंग सर्किट के लिए, सपोज कोई बाहर का लाइटिंग सर्किट है, बाहर का सब डीजे, बाहर का सब लाइटिंग करना है, तो उसके लिए अलग सब सर्किट आपको यूज कर सकते हैं, सेपरेट सब सर्किट। क्यों, देखिए एक रीजन है, सपोज कहीं बारिश हुआ, कहाँ पे पानी आ गया कि मॉइस्चर आ गया, कुछ भी हो गया, वो सब सर्किट हमेशा ट्रिप मारेगा, हमेशा ट्रिप मारे। तो एक ही सपोज आप सब सर्किट एक्स्ट्रा नहीं यूज किया, तो एक्सटर्नल सब सर्किट नहीं यूज किया, वो आपको हैम्पर करेगा, हर रोज बार बार ट्रिप मारेगा। तो इसीलिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड क्या बोल रहा है, सपोज कोई एक्सटर्नल बाहर का जगह है,
बाहर का एक्सटर्नल लाइटिंग स्टेप से आप जा रहे हो, कारपेट एरिया है आपका, कारपेट एरिया है, टेरेस है, बालकनी है, ये सब और ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेपरेट सब सर्किट, एक्स्ट्रा एक सब सर्किट आप यूज करके बाहर का लाइटिंग का, बाहर का आउटसाइड लाइटिंग का आप बना सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रूल नंबर 9 क्या है? सपोज कोई बाथरूम का लाइटिंग, सबद बाथरूम का लाइटिंग है, क्या है, आपको सारे वाटरप्रूफ स्विच आपको यूज करना जरूरी है, वाटरप्रूफ स्विचेस। सपोज कोई बाथरूम का है, कोई सीलिंग का है, स्विचेस है, सपोज बाथरूम का, लेट्रिन बाथरूम का जो स्विचेस है वो वाटरप्रूफ होना जरूरी है। सपोज हम नहाते नहाते सपोज कोई का पानी गिर गया, तो ये शॉर्ट सर्किट होने का ज्यादा चांसेस है, तो आपको शॉक लगने का ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटरप्रूफ स्विचेस। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल रेगुलेशन क्या बोल रहे हैं, बाथरूम में, लेट्रिन बाथरूम, सीलिंग आउटसाइड में क्या है, आपको वाटरप्रूफ स्विच यूज करना जरूरी है। एंड नंबर 10, ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट फिक्स आउटसाइड द हाउस शुड बी वाटरप्रूफ। सब बाहर का सब टेरेस पे, टेरेस पे है कि कारपेट एरिया में है कि बाहर का लाइटिंग है, तो वो सारे सब क्या है, वाटरप्रूफ स्विच होना जरूरी है। द आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉइंट फिक्स ऑफ द आउटसाइड ऑफ द हाउस शुड बी वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ स्विच आपको लगाना जरूरी है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रूल और दिस आल्सो को नेशनल इलेक्ट्रिक कोड में ये आता है, वो आपको सबको याद रखना है। दो यू आर ए लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन, आप क्या करें, ओपीटीसीएल एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, इसको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। देन हम चलते हैं रूल नंबर 11। तो जो एनर्जी मीटर हम लोग इंस्टॉल जो करते हैं, हमको क्या है, जो अकॉर्डिंग सपोज कितना करंट कंजप्शन हो रहा है, हम क्या करेंगे, तो एनर्जी मीटर में हमको पता चलेगा। एनर्जी मीटर इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे जगह में फिट करेंगे एनर्जी मीटर, सो आप लोग भी दे सकते हैं और बाहर का जो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, सपोज कोई ओपीटीसीएल का बंदा आ रहा है, कोई नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई बंदा आ रहा है आपको रीडिंग चेक करने के लिए, मीटर का रीडिंग चेक करने के लिए, आपको उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम फेस होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनआरजी मीटर एक ऐसे जगह में फिट करोगे जो सबको रिलायबल होना चाहिए, जो देख पाओगे, सब लोग देख पाएंगे, सब लोग, बोथ दी ओनर ऑफ द बिल्डिंग और कोई ऑथराइज पर्सन, बस सप्लाई अथॉरिटी कोई आ रहा है, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको रीडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिस इज रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 क्या है, रूल नंबर 11 में क्या है, ये जो एनर्जी मीटर आप फिट करोगे वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंस्टॉल्ड अबव द हाइट ऑफ द 1 मीटर, प्रोवाइड विथ प्रोटेक्टिंग कवरिंग। सपोज सपोज आपका आपका हम जो एनर्जी मीटर कहाँ फिट करेंगे, तो फ्रंट में फिट करेंगे, फ्रंट में कि दीवार के अंदर, हम लोग दीवार के साइड में कि बैक साइड में, कहाँ पे आप रख सकते हो एनर्जी मीटर को। तो एनर्जी मीटर जो एरिया में रखोगे, तो मिनिमम 1 मीटर अबव टू दी सरफेस, अबव टू दी ग्राउंड सरफेस होना चाहिए, मिनिमम 1 मीटर। तो आप भी देख सकते हो, कोई बंदा भी दे सकते हैं, और जो सप्लाई अथॉरिटी आके उसको रीडिंग भी ले सकते हो, चाहे आगे में रख सकते हो, पीछे में रख सकते हो। तो मिनिमम 1 मीटर हाइट, 1 मीटर हाइट के ऊपर उसको होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। और क्या, उसको प्रोटेक्टिंग कवर होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर जाएगा, कुछ भी जाएगा, पानी भी जाएगा, तो डैमेज होने का चांसेस है और शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जगह में फिट करेंगे जो सबके लिए रिलायबल होना चाहिए। देन और बार क्या है, जितना होम एप्लीकेशन है, जितना आप प्लग यूज करते हो, सॉकेट यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, आपको 3 पिन सॉकेट आउटलेट होना चाहिए। 3 पिन, वन इज द फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का पिन होना चाहिए। 3 पिन है ना, 3 पिन सॉकेट होना चाहिए, 3 पिन सॉकेट होना चाहिए, 3 पिन सॉकेट होना चाहिए। दिस इज द फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग, 3 पिन वाला सॉकेट होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉइंटिंग 3 पिन वाला सॉकेट होना चाहिए, और 1 मीटर हाइट अबव टू द ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और उसको प्रोटेक्टिंग कवर होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज शुड बी इंस्टॉल्ड टू इंटरप्ट एनी शॉर्ट सर्किट। जो हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज कहाँ पे लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं फेज में, कोई तो न्यूट्रल में लगाएंगे नहीं। तो फ्यूज जो हम फेज में लगाएंगे, वो फ्यूज ये क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट को ऑब्स्टेकल करना है। शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यू कैन यूज द फ्यूज, ये होना चाहिए। एंड नंबर 14 क्या है, एंड 14 नंबर क्या है, जो केबल आप यूज करें, दी केबल, जो भी केबल आप यूज करो, व्हाट द केबल में बी, तो व्हाट आर दी केबल में बी, व्हाट द केबल में बी, द केबल मस्ट बी
जो केबल हम यूज कर रहे हैं, व्हाट द केबल में भी यूज कर रहे हैं, आप 3 कलर होना चाहिए, RYB, 3 कलर होना चाहिए, RYB, बा कलर कोड आप यूज करना चाहिए, कलर कोड आप यूज करना चाहिए, ठीक है। केबल कनेक्टर टू द रिंग लाइन शुड बी इंसुलेटेड एंड रेड येलो एंड ब्लू इन कलर, RYB, रेड येलो ब्लू, हम उसको फेज में यूज कर सकते हैं। और न्यूट्रल वायर जो होगा, न्यूट्रल वायर मस्ट बी ब्लैक कलर। देखिए ये गाइडलाइन से, ये नेशनल इलेक्ट्रिक बोर्ड का बा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल रेगुलेशन का गाइडलाइन क्या है, आपको न्यूट्रल को वायर को हम हमेशा ब्लैक कलर, न्यूट्रल को हमेशा ब्लैक कलर आप यूज करना है। आप येलो यूज कर सकते हैं, रेड यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, कोई भी फेज के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रल के लिए, ओनली फॉर द न्यूट्रल के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्लैक इन कलर। कोई कोई ब्लैक कलर के छोड़ा और कोई कलर आपका होना नहीं होना चाहिए। देन रूल रेगुलेशन नंबर 15, स्विच शुड बी नेवर टू कनेक्ट न्यूट्रल, स्विच से कभी न्यूट्रल लाइन से तक कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कभी न्यूट्रल वायर से तक कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड नंबर क्या है, स्विच क्वेश्चन रूल नंबर 16, स्विच शुड बी, कोई भी एरिया है, चाहे चाहे विंडो एरिया है, कोई डोर एरिया है, कोई सपोज हमने जब घर में हम अंदर करते हैं, हमको पहले एक स्विच होना चाहिए, तो जाके स्विच ऑन करते करते सपोज कोई रात में हम लोग आए घर, हमारा सारे लाइट बंद है, हम लोग क्या करें, बाहर में एक स्विच रखते हैं, तो बाहर में स्विच रखते हैं मतलब क्या है, तो सारे लाइट ऑफ होने के लिए हम लोग रखते हैं, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ज में, आप लॉर्ज में देखा होगा, कोई रेस्टोरेंट में देखा होगा, तब बाहर में एक स्विच रहता है, दैट द वन स्विच कैन लाइट ऑफ ऑल दी रूम्स, चला सारे रूम सारे कैमरे का लाइट वो बंद कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो हमने स्विच लगाएंगे बा कोई भी एक स्विच लगाएंगे तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1.3 मीटर स्टेयरकेस में एबव द हाइट होना होना चाहिए। तो ये रूल रेगुलेशन बोल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू वे स्विच आपको यूज करना जरूरी है। समझ क्या है, समझ कोई हाल है, कोई स्टेयर कैसे, समझ कोई नीचे कॉलिंग बेल मार रहा है, हमारे पास नीचे कॉलिंग बेल मार रहा है, हम घर में सो रहे, वो रिंग बेल बा रिंग स्विच बा कॉलिंग स्विच, कॉलिंग बेल स्विच होगा, फिर टू वे स्विच हमको यूज करना जरूरी है। टू वे स्विचेस इज रिकमेंडेड फॉर दी हॉल एंड द स्टेयरकेस होगा कि बड़ा हॉल होगा, उसमें टू वे स्विच आपका लगाना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी रिकमेंडेशन, ठीक है। और क्या है, और रूल नंबर 18 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फैन ब्लेड एंड द फ्लोर शुड बी मिनिमम 2.4 मीटर एंड मैक्सिमम 3 मीटर, समझ में आया। तो 3 मीटर और 2.4 मीटर अबव में तो फैन का ब्लेड होना चाहिए। सपोज कोई पंखा घूम रहा है, आप जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका सिर अटक के आपका कटने का चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए फैन ब्लेड एंड द फ्लोर और फैन ब्लेड के बीच में 2.4 मीटर से लेके 3 मीटर तक आपको डिस्टेंस होना चाहिए, 2.4 मीटर से लेके 3 मीटर तक आपको डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, 2.4 से लेके 3 मीटर। देन और क्या है, और क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, और मेटालिक कवर यूज वायरिंग शुड बी अर्थिंग, जितना मेटालिक कवर है, जितना मेटालिक कवर है आपको सबको अर्थिंग होना जरूरी है, क्लियर हो गया। एंड क्वेश्चन रूल नंबर 90 20 क्या बोले, द फिटिंग ऑफ द लाइट शुड बी मिनिमम द 2.25 मीटर अबव द फ्लोर, है ना। जितना हम लाइटिंग कनेक्शन करेंगे, लाइटिंग बोर्ड कनेक्शन करेंगे, कुछ भी कनेक्शन करेंगे, 2.25 मीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर से 2.25 मीटर हाइट होना चाहिए। द मिनिमम क्लियरेंस, द फिटिंग ऑफ द लाइट शुड बी मिनिमम 2.25 मीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर से बा नीचे से बा एर्थिंग पॉइंट से बा एर्थिंग से एर्थ से 2.25 मीटर अबव होना चाहिए। लाइटिंग जितना फिटिंग लाइट आप लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.25 मीटर अबव द फ्लोर हाउस होना जरूरी हो, दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, नो फ्यूज शुड बी कनेक्टेड टू द अर्थ लाइन, इट शुड ओनली कनेक्ट द लाइव वायर, हमने बताया था जितना फ्यूज है हम उसको अर्थ साथ किस लाइव से फेज के साथ कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल के साथ कनेक्शन नहीं करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज मीडियम एप्लीकेशन हो कि हाई वोल्टेज एप्लीकेशन हो, सपोज 650 वोल्टेज होगा, हमारा क्या है 660 वोल्टेज से ऊपर होगा तो मीडियम वोल्टेज बोलते हैं, और 11 केवी से ओवर ओवर होगा इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज लाइन। सपोज कोई मीडियम वोल्टेज लाइन होगा कि हाई वोल्टेज लाइन होगा, हम ट्रांसफर यूज कर रहे हो और कुछ हैवी चीज यूज कर रहे हो, तो उसके लिए डबल अर्थिंग होना जरूरी है, डबल अर्थिंग होना जरूरी है, चाहे मीडियम वोल्टेज हो कि हाई वोल्टेज हो,
मीडियम वोल्टेज हो कि हाई वोल्टेज हो, द मशीन हो कि ट्रांसफॉर्मर हो, जो भी हो जो हो, तो शुड बी डबल अर्थिंग, आपको डबल अर्थिंग होना जो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी ए डबल अर्थिंग होना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मीडियम मीडियम क्यों, लीकेज करंट को हम बाईपास करना है, सपोज कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमको बाईपास करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल अर्थिंग होना जरूरी है। हैवी मशीन शुड बी प्रॉपर्ली मार्क्ड विद सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन मतलब सपोज कोई हैवी मशीन है तो डेंजरस का साइन भी मार सकते हो, सेफ्टी साइन भी लगा सकते हो, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट यू कैन रिमेंबर। एंड रूल नंबर 24, रूल नंबर 24 क्या बोल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग वायर फिटिंग प्रॉपर लेआउट शुड बी प्रिपेयर। सपोज कोई बंदा, सपोज इलेक्ट्रिशियन जा रहा है, सपोज कुछ कुछ लेआउट का वायरिंग करने के लिए, तो आपके पास प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, कहाँ पे अर्थिंग लगाना है, कहाँ पे फ्यूज लगाना है, कितना हाइट में रहना चाहिए, लाइटिंग बोर्ड कितना मीटर में होना चाहिए अबव दी फ्लोर, और आप जो कॉलिंग बेल जो कॉलिंग बेल लगाएंगे कितना मीटर में होना चाहिए, टू वे स्विच होना की जरूरत है कि नहीं, एनर्जी मीटर कहाँ पे फिट करो, तो प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, तो तब जाके यू कैन सेटिस्फाई दी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन रूल नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बाय रूल 85, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच में डिस्टेंस 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना, 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स नेवर मोर देन 67 मीटर, 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आई रूल 85, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बाय रूल 85, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ द ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड लाइंस मतलब क्या है, ओवरहेड लाइंस मतलब क्या, सपोज हमारा गांव में जो दो पोल है, गांव गांव में जो पोल है, दो पोल के बीच में 100 मीटर 100 मीटर ये लोग रखते हैं पोल, लेकिन 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 67 मीटर से नॉट मोर देन 67 मीटर, 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो पोल के बीच में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द IS 85, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ द ओवरहेड लाइंस शुड नॉट बी मोर देन 67 मीटर, 67 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर हो गया। एंड रूल नंबर 26, बिफोर सप्लाई द पावर एनी न्यू इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग करंट लीकेज, लीकेज करंट शुड बी चेक, सपोज कोई भी आप सप्लाई दे रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का आप सप्लाई दे हो, फर्स्ट यू कैन चेक द बिफोर सप्लाइंग, फर्स्ट यू कैन चेक देके आपको क्या करना पड़ेगा, लीकेज करंट आपको चेक करना पड़ेगा। लीकेज करंट कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक द लीकेज करंट, लीकेज करंट चेक बाय द हेल्प ऑफ द मेगर, मेगरिंग करके आपको मेगरिंग करना जरूरी है, कितना लीकेज कर रहा है, कितना आईआर वैल्यू है, ग्राउंड है कि नहीं, क्या है, मेगरिंग चेक बाय इंस्ट्रूमेंट वन ऑफ द मेगर, मेगर में हम हायर आईआर वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, मोर देन 1 मेगा ओम से ज्यादा होगा तो हम लोग आईआर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं मेगर में, ठीक है। तो इसीलिए तो मेगरिंग करना जरूरी है, वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या है, कोई भी स्विच ऑन करने के लिए बिफोर सप्लाइंग द पावर एनी इलेक्ट्रिकल वायर फिटिंग हो, कोई भी नया सर्किट हो, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो आपको लीकेज करंट आपको मानना जरूरी है, लीकेज करंट आपको मेजरमेंट करना जरूरी है। तो लीकेज करंट कैसे मेजरमेंट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द मेगर, मेगरिंग के जरिए से आप कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the current leakage current should not be greater than 1 by 500 part of the total supply voltage, 1 by total supply voltage। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज हमारा 220 वोल्टेज हमारा सप्लाई है, 220 वोल्टेज हमने सप्लाई किया, तो 220 वोल्टेज सप्लाई किया, 220 वोल्टेज का 5000 पार्ट कितना, 0.046, 0.46 मतलब क्या है, 4 मिली एम्पियर करंट होना चाहिए, 4 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The leakage current should not be more than 4 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर है ना, तो 4 मिली एम्पियर से, 4 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The leakage current should not be more than 4 मिली एम्पियर, मतलब 0.046 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट लीकेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 बाई 5000 पार द टोटल सप्लाई वोल्टेज, जितना सप्लाई वोल्टेज हुआ, सपोज 220 वोल्टेज हुआ कि 230 वोल्टेज हुआ बाई 5000, तो 220 वोल्टेज बाई 5000 मतलब कितना होगा, 0.046 अप्रोक्सीमेटली। तो इतना मतलब क्या है, 4 मिली एम्पियर तक, 4 मिली एम्पियर है ना, 4 मिली एम्पियर तक करंट फ्लो होना चाहिए तो ये चलेगा। तो व्हाट इज द आवर लिमिट, क्या है आवर लिमिट, क्या है व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट,
व्हाट इज आवर टॉलरेंस लिमिट? ह्यूमन बॉडी का टॉलरेंस लिमिट क्या है? सब लोग पता है, द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस, याद रखना, द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इक्वल टू 1000 ओम, दिस इज द मिनिमम। द मेजरेबल, मेजरमेंट करके पता है किसी का लंबा है, किसी का छोटा हाइट है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, सबका मेजरमेंट एक एवरेज वैल्यू निकला निकला है, क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इक्वल टू 1000 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितना है? 1000 ओम है। सपोज कितना वोल्टेज हमको मिला है? सपोज हमको सप्लाई 220 वोल्टेज मिला है, तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई इंटू आर। व्हाट इज आई? आई इक्वल टू वी बाई आर। वी बाई आर, वी मतलब क्या है? 220 वोल्टेज बाई 1000 मतलब क्या है? 22 मिली एम्पियर, 22 मिली एम्पियर, और 25 मिली एम्पियर तक हमारा बॉडी सस्टेन कर पाएगा। आवर बॉडी कैन टॉलरेट अप टू मैक्सिमम 25 मिली एम्पियर तक हम लोग सही कर पाएंगे। वी कैन टॉलरेट अप टू 25 मिली एम्पियर। लेकिन जितना इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, कि कोई भी सर्किट होगा, लीकेज करंट नॉट मोर देन 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतना सारे रूल रेगुलेशन आपको मानना जरूरी है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा ये दिस ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग एक पार्ट है, पहला पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड और इलेक्ट्रिसिटी। और नेशनल इलेक्ट्रिक कोड क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड मतलब क्या है? हम लोग क्या करें, बिफोर वायरिंग, कोई भी वायरिंग करने के लिए जो बंदा जा रहा है वो प्रॉपर लाइसेंस बंदा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन बंदा होना चाहिए। तो इतना सारा रूल रेगुलेशन मानने के बाद हम लोग कोई भी वायरिंग, चाहे इंडस्ट्रियल वायरिंग कीजिए कि आप होम वायरिंग कीजिए बा डोमेस्टिक वायरिंग कीजिए, ये रूल रेगुलेशन मानना आपको बाउंड है। ठीक है, धन्यवाद, हैव ए गुड डे। सो मैंने आपका ये चैप्टर खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक रूल। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, तो हमको कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।